Assalamualaikum students, welcome in special topics and uh, as we are moving towards the completion of this chapter, uh, so in this scenario today we are going to discuss laws of osmotic pressure and then we will deduce molecular mass from these laws. So let's start. So in order to move towards law of osmotic pressure, we will first consider गैस लॉज. ठीक है, तो गैस लॉज में प्रेशर का हमने रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ. इसी तरह गैसेस के लिए जो प्रेशर है सॉल्यूशंस के लिए हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर की सेंस में कंसिडर करते हैं. तो एक्चुअली क्या है कि जे एच वॉन्ट ऑफ brought out a parallelism between the properties of aqueous dilute solutions and gases. तो जे एच वॉन्ट हॉफ ने एक पैरेलल रिलेशनशिप कंसिडर किया प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोल्यूशन और गैसेस के दरमियान. उसने कहा कि जिस तरह से गैसेस बिहेव करती हैं और उनका प्रेशर वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसी तरह जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. और उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा के ज़रिए ये दिखाया कि ऑस्मोटिक प्रेशर बियर्स द सेम रिलेशनशिप टू द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का वही रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ जो कि प्रेशर ऑफ गैस का रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ. ठीक है, तो इसी इसी को फॉलो करते हुए उसने एक थ्योरी पेश की which we name as theory of dilute solutions, जिसको हम theory of dilute solutions का नाम देते हैं, जो कि ये कहती है कि osmotic pressure of a substance in a solution is equal to the pressure it would exert if it were a gas occupying the same volume as that occupied by the solution at that temperature. अब इस थ्योरी के मुताबिक वो ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन के अंदर उस प्रेशर के इक्वल है जो कि वो डालेगा अगर वो गैस हो. यानी एक सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेदर इट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म और इट इज इन गैसियस फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करे वेदर इट इज इन सॉल्यूशन और गैसियस फॉर्म, उतना ही वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करे दोनों केसेस में. ठीक है, एक ही टेम्परेचर पे. द थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन सिंपल लॉज विच आर एनालॉगस टू गैस लॉज. तो ये सिंपल लॉज पे बेस की गई है और वो गैस लॉज के तरह से ही हैं. सो लेट्स सी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज हैं वो कौन से हैं. सो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में जो फर्स्ट लॉ है वो है हमारे पास वांट ऑफ बॉयल्स लॉ. तो ये बॉयल्स लॉ के एनालॉगस है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ. और ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज पाई प्रोपोर्शनल टू सी. ठीक है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, और अगर हम कंसंट्रेशन को यूनिट्स में एक्सप्रेस करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/V के.
ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू सी एंड और दिस सी दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब इसकी क्या रीजन है व्हाई आई हैव रिटन हियर 1/v। तो एक्चुअली क्या है कि जो कंसंट्रेशन है दिस इज एक्सप्रेस्ड इन मोलर यूनिट्स, ठीक है, ये मोलर यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है, सो दैट सी इज इक्वल टू 1/v when 1 gram mole of the solute is present in VDM cube, ठीक है, यानी when 1 gram mole this is present in CDM cube, तो कंसंट्रेशन को हम 1/v के सेंस में लिख सकते हैं। तो अब ये दो तरह से हम इसको जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम पाई प्रोपोर्शनल टू सी करें तो ये हो जाएगा पाई ओवर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर हम पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v करें तो ये फिर बराबर होगा पाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर दूसरे लफ्जों में पी वी, अगर हम गैस लॉ वो बॉयल्स लॉ की बात करें, इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसलिए हम इसको कहेंगे वॉन्ट हॉफ बॉयल्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, और ये कहता है कि एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर के कम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर के बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। सो दिस इज द देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, या फिर हम इसको पाई ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं। और ये रिलेशनशिप सिमिलर टू है चार्ल्स लॉ के, इसलिए हम इसको वांट ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास उस वो है वांट वांट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। और ये लॉ कहता है कि गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके इक्वल मोलर कंसंट्रेशंस हैं लेकिन डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्चुअली दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो इसलिए अगर मोलर कंसंट्रेशंस या मोलर कंसंट्रेशंस सेम हों डिफरेंट सॉल्यूट्स की, यानी सॉल्यूट्स डिफरेंट हों बट दे विल बी ऑफ सेम मोलैलिटी और मोलैरिटी, देन दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो पिछले लेक्चर में एक्चुअली हमने यही डिस्कस किया था कि अगर 6 ग्राम यूरिया है या 18 ग्राम ग्लूकोज है, सो दे विल कंस्टिट्यूट 0.1 मोलर और 0.1 मोलर सोल्यूशन, यानी उनकी मोलैरिटी या मोलैलिटी सेम होगी, सो दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो एक जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर डालेंगे। पिछले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। तो सॉल्यूट्स बेशक डिफरेंट हो, उनका मास बेशक डिफरेंट हो, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। एंड एज ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो different fluids having same molarity they will exert same osmotic pressure, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करें देन वी विल गेट पाई प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर वी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके हम ये आर का फैक्टर यहाँ पे लगा दें तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी, या फिर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। R is proportionality constant and has the same numerical value and significance as the gas constant। ये जो R है ये proportionality constant है और उसकी वही numerical value और significance है जो कि gas constant की होती है। तो इस इक्वेशन को हम वॉन्ट हॉफ इक्वेशन कहते हैं, और ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस उन में निग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन इन ऑर्डर टू फॉलो वॉन्ट हॉफ इक्वेशन के सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, अदरवाइज अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी।
At higher solute concentration, these interactions become appreciable and want Hoff equation shows significant deviations. तो क्यों want Hoff equation significant deviation दिखाती है higher solute concentrations पे? क्योंकि solute solvent की interactions जो हैं वो बढ़ जाती हैं. Want Hoff equation describes the relationship between pi v and concentration of dilute solution, just as PV is equal to nRT describe the behavior of an ideal gas. So as I have already told you कि Want Hoff equation pi v और concentration of solution के दरमियान molality के दरमियान वही relationship show करती है जिस तरह PV is equal to nRT जो है वो gas laws को गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए रिप्रेजेंट करती है. सो एज वी नो दैट C इज इक्वल टू N ओवर V, यानी अगर हम ये वाला फैक्टर, ये V इसके नीचे ले आए तो चूंकि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो N ओवर V की जगह हम C लगा सकते हैं. देन पाई दिस विल बी इक्वल टू CRT. If W grams of a non-volatile and non-electrolyte substance having molecular mass m is present in VDM cube of solution, then N is equal to W over M. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो पिछली इक्वेशन थी उसमें N की जगह हम W ओवर M लगा देंगे. थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है. पहले यहाँ पर हमारे पास था पाई इज इक्वल टू N ओवर V RT, तो हम V इस साइड पे ले आए हैं, N की हमने ये वैल्यू लगा दी है W RT. ओके, इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर आई विल राइट हियर एक्चुअली, यानी हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी पिछली स्लाइड पे, पाई इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय V RT ठीक है. तो एक्चुअली अब हमने किया है कि हम ये इस v को इस साइड पे ले आए हैं, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, और फिर हमने ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट की विच इज w ओवर m, तो ये पाई v हो गया w ओवर m आर टी. और अगर हमने ये m की वैल्यू लगानी है तो इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे एंड दिस विल बिकम w आर टी डिवाइडेड बाय पाई v. r की वैल्यू हमें पता है, right, which is the value of general gas constant. Wt, pi and V, these are the measurable quantities, so we can determine the value of m, molecular mass of the solute, from this equation. This is the problem which we can use in order to understand that how we can calculate the molecular mass from osmotic pressure measurements. An aqueous solution of a non-electrolyte containing 5 gram per liter was found to give an osmotic pressure of 0.3515 atmosphere at 20 degrees centigrade. Calculate the molecular mass of the solute. So this is the equation which we will use. Pi v is equal to n RT. N की वैल्यू आप लगाएंगे W over M. तो पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की हमारे पास है 0.3515 एटमॉस्फेयर, और V जो है वो 1 लीटर है, ठीक है, और ये W मास ऑफ सल्यूट 5 ग्राम्स है, और मोलर मास हमने डिटरमिन करना है. R की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट 0.082 इन यूनिट्स में लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 293 केल्विन. वी विल टेक इट इन केल्विन, ठीक है. तो मास जो है इन सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास मोलर मास आ जाएगा 341.8. दिस इज क्लोज टू 342. So the substance is sucrose 342. If I am not wrong, you can check. This is the molar mass of sucrose. We have another example.
and here we will calculate the osmotic pressure of a 10% solution of cane sugar. Molar mass 342, right? Yes, 342 is the cane sugar और सुक्रोज का मोलर मास है. तो एक्चुअली फॉर्मूला तो हमने यही यूज करना है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसमें हमने ये पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब यहाँ पे V जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये चूंकि देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें फर्दर कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. वी हैव 10% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, 10% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ये परसेंटेज दी हुई है. तो मास ऑफ सल्यूट जो है वो 10 ग्राम होगा. ठीक है, क्योंकि 10% है, टोटल वेट 100 ग्राम, तो उसमें से 10% अगर सल्यूट है तो वो 10 ग्राम होगा, राइट. और ये कितने केजी के बराबर होगा? ग्राम को छोटी यूनिट है, हमने केजी में कन्वर्ट करना है, 0.01 केजी के बराबर. तो टेम्परेचर 298 केल्विन है, राइट, यहाँ पर दिया गया है. मोलर मास ऑफ द सल्यूट कैन शुगर, मोलर मास ये देखें दिया हुआ 342 ग्राम पर मोल. तो इसको भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बिकम, इसको 1000 से डिवाइड करके 0.342 केजी पर मोल. अब जो आर की वैल्यू है वो हमने लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इस इन यूनिट्स में लेनी है. ठीक है, जूल वाले में. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अब यहाँ पर टोटल वॉल्यूम था, चूंकि हमने 10% कहा ना, टोटल वॉल्यूम था 100 cm3. अब देखें, हम cm3 में तो वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम मोलैरिटी यूज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो हम मीटर क्यूब में लेंगे. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस cm3 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे. तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब. अच्छा, अब cm3 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की एक्चुअली जो रीजन है वो ये है कि देखें, ये सारी वैल्यूज जो हैं हम केजी में ले रहे हैं, ये भी केजी में, तो इक्विवेलेंट यूनिट केजी की मीटर क्यूब है, वो cm3 नहीं है. ठीक है, इसलिए हम cm3 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. मैं फिर बता रही हूँ कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 cm3, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10% सोल्यूशन. तो 10% सोल्यूशन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सल्यूट 10% है और टोटल वॉल्यूम उस सोल्यूशन का 100 cm3 है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 cm3 ले रहे हैं. अच्छा जी, अब सारी हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हमने इसको इस इक्वेशन में फिट कर देना है. पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई इंटू ये वी 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एन जो है ये बराबर होगा W डिवाइडेड बाय M के. ठीक है, तो W की वैल्यू, वेट ऑफ सल्यूट आपके पास है 0.01 kg, और एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट M वो है आपके पास ये वाला 0.342. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये R की वैल्यू लगा दें 8.314 इंटू 298. तो ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एंड पे यूनिट्स को कैंसिल करके ये वाली हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की 7.24 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो this was about today's lecture. Thank you very much for watching this video. If you have enjoyed this video, then please subscribe, like and share. If any problem in understanding, you are very welcome to ask. Thank you very much.